वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं एक और एलिगेशन का सेशन। लास्ट सेशन होगा ये, इसके बाद में फिर हम मिक्सचर पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से। इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी कनेक्टेड विद मी ऑन टेलीग्राम चैनल तो टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैथोलॉजिकल, एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT। माय नेम इज आदित्य कुमार तिवारी। एंड अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर देना, सो दैट अपडेट्स मिलता रहे। यू शुड ऑल्सो शेयर अबाउट द चैनल विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। Rishu saves X% of her income. If her income increases by 26%, her expenditure increases by 20%, then her savings increase by 50%. So what is the value of X? अब कुछ क्वेश्चंस हमने इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स वाले ऑलरेडी रेशियो इन प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस में किए हुए हैं, वहाँ पे किए हुए, परसेंटेज में किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखते हैं एलिगेशन कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जब भी हम इनकम की बात करते हैं, इनकम के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट इनकम का है सेविंग्स और दूसरा कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर। जब हम सेविंग्स और एक्सपेंडिचर दोनों को मिला देते हैं तो हमारा इनकम बनता है। बेसिकली इनकम से ये दोनों निकलते हैं, बट एक तरह से अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि सेविंग्स और इनकम को हमने मिला दिया तो हमारा सेविंग्स और एक्सपेंडिचर को मिला दिया तो हमारी इनकम बन जाएगी। यानी कि सेविंग्स और एक्सपेंडिचर दो अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनको मिलाने पे हमारी इनकम बनती है। इजंट इट सो? तो यहाँ पे भी हम एवरेज लगा सकते हैं, वेट एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, यानी कि एलिगेशन यहाँ पे भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, बट हम जब भी यहाँ पे एलिगेशन अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है कि सेविंग्स, तो सेविंग्स क्या होगा, हमेशा परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, परसेंट ऑफ इनकम रहेगा, और एक्सपेंडिचर भी परसेंटेज ऑफ इनकम रहेगा। तो दोनों चीजों के लिए बेस वैल्यू क्या होगा, बेस वैल्यू हमेशा इनकम होगा। तो जब हमें सेविंग्स और एक्सपेंडिचर का रेशियो मिलेगा, अल्टीमेटली वेट एवरेज में जब हम निकालेंगे तो जो रेशियो मिलेगा हमें बेस वैल्यू में, वो इनकम होगा। वो इनकम में सेविंग्स का कितना पार्ट है और एक्सपेंडिचर का कितना पार्ट है, ये वैल्यू हमें मिलने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन के करने के बाद में इस बात को ज्यादा बेटर समझ पाओगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, हर इनकम इंक्रीजेज बाई 26%। इनकम तो 26% से इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है 20% से और सेविंग्स इंक्रीज किया है 50% से। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग पे हमने लगा दिया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है 20% से, सेविंग्स इंक्रीज किया 50% से, और ओवरऑल इंक्रीज क्योंकि इनकम में हुआ है दैट इज 26% का इंक्रीज। उसी वजह से तो दोनों इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो अब एलिगेशन अप्लाई कर देंगे, 26 माइनस 20 आ जाएगा 6, और 50 माइनस 26 आ जाएगा 24, यानी कि रेशियो हमारा आ गया 24:6, या फिर सिंप्लीफाई करके रेशियो आ जाएगा 4:1। अभी जो हमारा रेशियो आया है 4:1 का, ये है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। बट जो रेशियो की वैल्यू आई है, ये रेशियो इनिशियल इनकम में रेशियो आया है, क्योंकि जो चेंज आया है हमारा 20% का, वो चेंज किस पे आया है, इनिशियल एक्सपेंडिचर पे चेंज आया है। जो 50% का सेविंग्स पे चेंज आया है वो किस पे आया है, इनिशियल सेविंग्स पे चेंज आया है। तो जो 4:1 का हमारा रेशियो आया है, ये आया है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स इन इनिशियल इनकम। ठीक है, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो है। अगर हमें बाद के लिए पूछेगा केस तो फिर हमें निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन ये पूछा है, X% इनकम रेशियो सेव करता है। रेशियो अपना X% इनकम सेव करती है, और रेशियो सेव कितना कर रही है, अगर 5 यूनिट्स टोटल इनकम है तो 5 में से 1 यूनिट सेव कर रही है, यानी कि 1/5 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/5, विच इज नथिंग बट 20% ओनली। तो रेशियो 20% सेव करती है। क्या बात समझ में आता है? ठीक है, सिंप्लीफाई करें इस बात को, तो इनकम अगर 500 है तो एक्सपेंडिचर आ गया 400 और सेविंग्स आ गई 100, 20% सेविंग है। बट अगर क्वेश्चन हमसे इंस्टेंट पूछता कि अब की कंडीशन में जब ये चीजें बढ़ चुकी हैं तो सेविंग कितना है, ये भी क्वेश्चन हो सकता था, तब हमें क्या वैल्यू निकालते। ठीक है, क्योंकि इनकम उस केस में कितना है, इनकम बढ़ा है हमारा कितने से, इनकम बढ़ा है 26% से, 26% हो जाएगा 130, यानी कि हो गई है 630 इनकम, और सेविंग्स बढ़ा है 50% से, यानी कि अब सेविंग हो गया 150। तो परसेंटेज नाउ विल बी 150/630 इंटू 100। तो 0 से गया 0, और 3 से ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 21। ओके, तो दिस विल बी 500/21 इन परसेंटेज टर्म्स। ये वैल्यू आ जाएगा अगर अब के लिए पूछता, क्योंकि इनिशियल पूछा है तो आंसर है 20% ओनली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Anshul got a raise of 30% on his monthly income. As a result, his expenditure increased by 50% and savings decreased by 10%. So what percent of his salary is saved by Anshul now? अब इस केस में क्या है, इसको इसमें हमसे पूछा है, सेविंग्स तो पूछा है, बट ये सेविंग पूछा है अब का, नाउ आफ्टर द इंक्रीज। तो अभी भी हम एलिगेशन लगाएंगे, बट एलिगेशन से जो हमें रेशियो मिलेगा वो कब का मिलेगा, इनिशियल मिलेगा, और अभी के लिए हमें वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 30% का रेज आया इनकम में, एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है 50% से, बट सेविंग्स में डिक्रीज आया है, और डिक्रीज आया है 10% का, और ओवरऑल
जो इंक्रीज आया है वो आया है हमारा 30% का। तो 50 माइनस 30 आ गया 20, 30 माइनस माइनस 10, तो 30 प्लस 10 40 आ जाएगा। ओके, 40 आ जाएगी वैल्यू, क्लियर है। तो रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा एक्सपेंडिचर और सेविंग का 2:1। तो दिस इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। टोटल इनकम अगर हमारी 3 यूनिट्स है तो एक्सपेंडिचर 2 यूनिट्स है और 1 यूनिट हमारा हो जाएगा सेविंग, क्लियर। तो बेसिकली अगर हमारी इनकम 300 है, 300 यानी कि 300, तो सेविंग कितना है, 100 है। बट ये कब है, इनिशियल कंडीशन में है। प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में इनकम इंक्रीज किया 30% से, तो प्लस 90 हो जाएगा, यानी कि 390 हो जाएगी इनकम। और सेविंग्स डिक्रीज किया 10% से, तो 10% यानी कि 10 डिक्रीज हो जाएगा, 90 आ जाएगा सेविंग्स अब का। तो सेविंग्स का परसेंटेज आ जाएगा 90/390 इंटू 100। तो जीरो से गया जीरो, दिस विल बी 900/39, यानी कि 300/13%। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस विल बी 23 एंड 1/13%। क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A person spends 37.5% of his salary. If his salary is increased by 25%, he increases his expenditure by 40%. If his savings increase by rupees 2560, then what is his income now? Pause the video and try to solve this question yourself. Given हमें एक पर्सन स्पेंड करता है 37.5% ऑफ हिज सैलरी, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है, 37.5% इज 3/8। एक्सपेंडिचर इज 3/8 ऑफ द सैलरी। और इस बात का मतलब ये हुआ कि एक्सपेंडिचर अगर 3 यूनिट्स है, सैलरी टोटल 8 यूनिट्स है, सैलरी यानी इनकम, ठीक है। तो सेविंग्स कितना हो जाएगा, सेविंग्स आ जाएगा 5 यूनिट्स। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो आ जाएगा 3:5 का। सैलरी को इंक्रीज किया है 25% से, एंड देयर फोर इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर बाई 40%, और सेविंग्स इंक्रीज किया ₹2560 से, तो इनकम क्या होगा। ओके, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है 40% से, सैलरी इंक्रीज किया है 25% से, और एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का जो रेशियो है, दैट रेशियो इज 3:5। तो हमें निकालना है सेविंग्स में क्या परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 40% में 15% सप्लाई किया तब 25% आया, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 15%। दैट इंप्लाइज कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 3%, एंड इफ 1 यूनिट इज 3%, 3 यूनिट आ जाएगा हमारा 9% के बराबर। और 25 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, कि 25 हमारा 40 और सेविंग्स का जो परसेंटेज है उसके बीच में आ रहा है। 25 माइनस 9% करोगे तो 16% वैल्यू आएगा। तो सेविंग्स में 16% का इंक्रीज आएगा, और क्वेश्चन में बता रहा है सेविंग्स हैज इंक्रीज बाय ₹2560। तो 16% ऑफ सेविंग्स इज इक्वल टू ₹2560। तो इफ 16% ऑफ सेविंग्स इज 2560, तो 1% कितना आ जाएगा, 16 से काटोगे, दिस विल बी 160। तो 1% ऑफ सेविंग इज 160, तो सेविंग्स आ जाएगा 16,000। दिस इज इनिशियल सेविंग्स। और क्वेश्चन पूछ रहा है इनकम नाउ क्या होगा, अब इनकम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो दिस इज इनिशियल सेविंग्स, और सेविंग्स हमारा कितना है, एक्सपेंडिचर था 37.5%, 3/8 एक्सपेंडिचर था, तो सेविंग्स कितना था, 5/8, 5 आउट ऑफ 8। तो इनिशियल इनकम आ जाएगा हमारा 16,000 इंटू 8/5। दिस इज इनिशियल इनकम। कैसे आया, क्योंकि हमारा सेविंग्स 5 यूनिट्स था आउट ऑफ 8 यूनिट्स, तो 8/5 हमारा 16,000 इंटू 8/5, दैट विल बी इनकम, इनिशियल इनकम। और इनकम में चेंज आया है 25% का, तो नाउ इनकम इज 1/4 एक्स्ट्रा। तो अगर पहले 4 थी तो 5 हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी, तो इंटू 5/4 कर दोगे। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 2 टाइम्स आएगा, 16,000 इंटू 2, आंसर इज 32,000 रुपीज। यानी कि अब की इनकम होगी 32,000 रुपीज, ऑप्शन डी। अगर इनिशियल पूछता तो वैल्यू डिफरेंट आता, ठीक है। अगर ये इनिशियल वैल्यू पूछता है इनकम का, तो इनिशियल इनकम आती है हमारी ऑप्शन सी, इनकम इनिशियल। बट एट प्रेजेंट के लिए आंसर इज ऑप्शन डी, ₹32,000। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a piggy bank, there are two types of coins, 25 paisa coins and 50 paisa coins. Total number of coins is 120 and total amount in the piggy bank is ₹50. Coins are total 120 और amount है ₹50. If number of coins of 25 paisa are doubled and number of coins of 50 paisa are halved, then what will be the total amount? सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कितने 25 पैसा कॉइन है, कितने 50 पैसा कॉइन है। उसके बाद में फिर हम चेंज करेंगे, 25 पैसा कॉइन्स को डबल करना होगा और 50 पैसा कॉइन्स को हमें हाफ करना होगा। तो टोटल अमाउंट क्या आएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ओके,
हमें ये गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 120 हैं, और टोटल अमाउंट हमारा जो है अमाउंट इज इक्वल टू ₹50। तो ऑन एन एवरेज कितना है अमाउंट हमारा पर कॉइन, दैट विल बी 50 बाई 120। पैसे में निकालें तो दिस विल बी 5000 बाई 120, एक जीरो से एक जीरो गया, 500 बाई 12 यानी कि 125 बाई 3 पैसा पर कॉइन। इतना ही तो वैल्यू आएगा ऑन एन एवरेज। कुछ कॉइन्स है 25 पैसे के, कुछ हैं 50 पैसे के, और एवरेज हमारा है 125 बाई 3 पैसा। लगाते हैं एलिगेशन, उससे रेशियो पता चल जाएगा कि कितने कॉइन्स हमारे कौन से होंगे रेशियो में। ठीक है, 125 बाई 3 पैसा, दिस इज द एवरेज वैल्यू। अब फ्रैक्शन में तो रखना नहीं है, तो सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 इंटू 3 आ जाएगा 75, 50 इंटू 3 आ जाएगा 150, एंड दिस विल रिमेन 125। ठीक है, ये 150 है, ये गलती से 1 छिप गया है। ठीक है, 125 माइनस 75 विल बी 50, और 150 माइनस 125 आ जाएगा 25। तो रेशियो आ रहा है 25:50, यानी कि 1:2 का रेशियो आ गया। तो इफ टोटल आर 3 कॉइन्स, तो हमारा 1 कॉइन होगा 25 पैसे का और 2 कॉइन्स होंगे 50 पैसे के। और टोटल कॉइन्स एक्चुअल में 3 तो है नहीं, 120 है। तो 3 यूनिट इज इक्वल टू 120, तो 1 यूनिट इक्वल टू 40, यानी कि 40 कॉइन्स हमारे होंगे 25 पैसे के, और 80 कॉइन्स होंगे 50 पैसे के। 40 कॉइन्स होंगे 25 पैसे के, और 80 कॉइन्स होंगे 50 पैसे के। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पैसे के डबल कर दो और 50 पैसे के हाफ कर दो, तो टोटल अमाउंट क्या आएगा। 25 पैसे के कॉइन्स को हमने कर दिया डबल, यानी कि अभी है 40, कर दिया हमने 80, और 50 पैसे के कॉइन को कर दो हाफ, यानी कि कर दिया हमने 40। 25 पैसे के कॉइन से कितना अमाउंट हो जाएगा, 25 पैसा इंटू 80, यानी कि 80 इंटू 1/4, तो 20 रुपीज़ आ जाएगा। और सिमिलरली 40 इंटू 1/2, यहाँ से भी 20 रुपीज़ आ जाएगा। टोटल अमाउंट विल बी 40 रुपीज़ ओनली। तो आंसर विल बी, टोटल अमाउंट विल बी 40 रुपीज़ इन दिस केस। क्या ये बात क्लियर है। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन को करने का एक अप्रोच हो गया। एक और अप्रोच से इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम एक और अप्रोच से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे के 1-2 क्वेश्चन किए हैं, याद होगा तुमने हेड वाला क्वेश्चन था, एक हेड और लेग्स वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, कि यहाँ भी हम एजम्पशन ले लेते हैं कि लेट अस से सारे के सारे कॉइन्स अगर हमारे 25 पैसे के होते, इफ ऑल द 120 कॉइन्स वर ऑफ 25 पैसा, तो अमाउंट कितना होता। सारे 120 कॉइन्स अगर हमारे 25 पैसे के होते, यानी कि 1/4 रुपये के होते, तो अमाउंट होता 120 इंटू 1/4, यानी कि 30 रुपीज़ होता। बट एक्चुअल अमाउंट 30 रुपीज़ नहीं है, एक्चुअल अमाउंट है हमारा 50 रुपीज़, यानी कि 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। और ये 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा क्यों है, बिकॉज ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, क्योंकि सारे कॉइन्स 25 पैसे के नहीं है। और एक कॉइन से कितना डिफरेंस आ रहा है, एक 25 पैसे का कॉइन लिया तुमने और एक 50 पैसे का कॉइन लिया, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा 25 पैसे का डिफरेंस आ रहा है, ड्यू टू 1 पैसा कॉइन। एक 50 पैसा कॉइन एक्स्ट्रा लेने की वजह से, एक 50 पैसा कॉइन 25 पैसा कॉइन की जगह लेने की वजह से कितना फर्क आ रहा है, हमारा 25 पैसे का फर्क आ रहा है। और टोटल डिफरेंस आ रहा है हमारा 20 रुपीज़ का। तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स यहाँ से मिल जाएगा हमको, दैट विल बी इक्वल टू 20 रुपीज़ टोटल है। और एक कॉइन की वजह से डिफरेंस आ रहा है 25 पैसा, यानी कि 0.25 या 1/4। तो 80 कॉइन्स होंगे हमारे 50 पैसा के, और अगर 80 है 50 पैसा के कॉइन्स, तो 40 कॉइन्स आ जाएंगे हमारे 25 पैसा के। इसके बाद की स्टोरी समझिएगा। ठीक है, 25 पैसा के कॉइन्स आ जाएंगे 120 माइनस 80 एंड हैज इक्वल टू 40। इसके बाद की स्टोरी वही है जो हमने पहले किया। बट ये एक सेकंड अप्रोच हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेसल ऑफ 60 लीटर्स इज फिल्ड विद ऑयल एंड वाटर। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक खास बात है। इन जनरल क्या होता है कि जब भी हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, जैसे मिल्क और वाटर को मिक्स किया तो अच्छे से मिक्स हो गया, थॉरोली मिक्स हो गया। ठीक है, अब तुम उसमें से कितना ही पोर्शन रिमूव करोगे, जो पोर्शन तुम रिमूव करने वाले हो उसमें भी तुम्हारा जो रेशियो आएगा मिल्क और वाटर का सेम ही रहेगा। इजंट इट सो। मान लो कि मिल्क और वाटर का हमने कंटेनर लिया और उसमें मिल्क और वाटर को मिक्स किया। हमने पहले मिल्क डाला, लेट अस से हमने 10 लीटर्स मिल्क डाला, और फिर वाटर डाला हमने 8 लीटर्स। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा 10:8 का। अब इसमें से तुम अगर 5 लीटर निकालोगे, 5 लीटर तुमने कंटेंट निकाला, तो उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या रहेगा, दैट विल बी 10:8, यानी कि 5:4 ही रहेगा रेशियो। और जो कंटेंट बच जाने वाला है, कितना बचेगा, टोटल 18 लीटर्स है, 13 लीटर्स जो कंटेंट बच जाएगा रिमेनिंग, उसमें भी जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 5:4 ही रहने वाला है। यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो चेंज नहीं होगा, बिकॉज मिल्क और वाटर जैसे ही तुमने मिक्स किए तो अच्छे से घुल गए, एक दूसरे में मिक्स हो गए, थॉरोली मिक्स हो गए। तो सारा का सारा जो हमारा कंसंट्रेशन है वो पूरे के पूरे मिल्क और वाटर के मिक्सचर में यूनिफॉर्म रहेगा। इसी बात पे हम क्वेश्चंस करेंगे मिक्सचर पे, जब क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट सेशन से, वहां पे और डिटेल में इन बातों को समझेंगे। बट क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हमारा जो मिक्सचर है वो पूरी तरह से प्रॉपर्ली यूनिफॉर्म रहेगा। बट जब दो चीजें मिलती नहीं है एक दूसरे में, जैसे कि ऑयल और वाटर है, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, जब हम एक ही कंटेनर में ऑयल और वाटर दोनों को डालेंगे, तो जैसे हमने ऑयल को डाला और वाटर को डाला, तो दोनों सेपरेट रहेंगे, ऑयल अलग रहेगा और वाटर अलग रहेगा। ठीक है, ऑयल ऊपर रहेगा, तैरता रहेगा, और वाटर हमारा नीचे आ जाएगा, बिकॉज वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि वजन उसका पर यूनिट
वॉल्यूम ज्यादा वजन है, ज्यादा वेट है, दैट इज वाई वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ऑयल हमारा विल बी ऑन द सरफेस, ऊपर ही रहेगा। तो दैट इज वाई ये मिक्स नहीं होंगे प्रॉपर्ली, वोंट मिक्स प्रॉपर्ली। और क्योंकि ये प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होंगे, दैट इज वाई ऐसा किया जा सकता है कि ऑयल में से हमने कुछ पोर्शन रिमूव कर दिया, वाटर में से कुछ पोर्शन रिमूव कर दिया, दोनों से अलग अलग पोर्शन रिमूव किया, तो ये पॉसिबल है। मिल्क और वाटर के मिक्सचर में ये पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली किसी क्वेश्चन में लिखा हो सकता है ऐसा, जनरली ऐसा नहीं आएगा, बट ऐसा लिखा हो सकता है, बट ये एक्चुअल में करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी अलग नहीं कर सकते एक बार मिक्स हो गया तो। ठीक है, बट ऑयल और वाटर को अलग किया जा सकता है, बिकॉज वो वैसे ही अलग रखे रहेंगे, वो मिक्स नहीं होंगे एक दूसरे में। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, सो दैट इज वाई, क्योंकि डेंसिटी उनकी अलग अलग है, और डेंसिटी अलग हो तो खैर मिल्क और वाटर की भी है, बट उनका जो कंपोजिशन है वो भी अलग है, और वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। क्लियर? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है 60 लीटर की एक वेसल है जिसको कि हमने ऑयल और वाटर से फिल किया, फिर उसमें से 80% ऑयल को रिमूव किया, 40% वाटर को रिमूव किया, यानी कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में रिमूव हुए। ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि दोनों अलग अलग ही थे। इट इज फाउंड दैट द वेसल इज वैकेटेड बाय 65%, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द वेसल नाउ। अब 80% वाटर ऑयल को तुम रिमूव कर रहे हो, तो 80% किसका है? ये ऑयल के वॉल्यूम का। 40% वाटर को रिमूव कर रहे हो, 40% किसका है? वाटर के वॉल्यूम का। और दोनों को मिला के क्या बन रहा है? वेसल का वॉल्यूम। भाई ऑयल का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम मिला के क्या बन रहा है? वेसल का वॉल्यूम, क्योंकि वेसल में दो ही चीजें हैं, ऑयल और वाटर। तो यहां भी हम एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन लगाते हैं यहाँ पे। तो 80% वाटर हमारा हमने रिमूव किया है, ध्यान देना। ठीक है, और 40% वाटर हमने रिमूव किया है। 80% ऑयल रिमूव किया है और 40% वाटर रिमूव किया है। तो वेसल हमारी कितने से वैकेट हो गई? 65% से वैकेट हो गई। ये रिमूवल वाली चीज़ है। ठीक है, तो 80% 45% 40% रिमूव करने के बाद में वेसल हमारी वैकेट हुई है 65% से। ध्यान ये देना है एलिगेशन लगाते समय, ये सारी की सारी चीज़ें रिमूवल वाली हैं। ऑयल भी रिमूव किया है, वाटर भी रिमूव किया है, और वेसल को में भी कंटेंट में रिमूवल आया है, तो माइनस साइन के साथ में। बट माइनस साइन सभी में आ रहा है तो तुम रिमूव भी कर सकते हो इसको, सब में माइनस साइन आ रहा है। तो या तो एलिगेशन ऐसे लगाते, या ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर 80% ऑयल हमने रिमूव कर दिया है तो बचेगा कितना? बचेगा ऑयल 20%। 40% वाटर को रिमूव कर दिया है तो वाटर बचेगा हमारा 60%। और अगर 65% वेसल हमारी वैकेट हो गई है तो वेसल में कंटेंट कितना बचेगा? 35%। दोनों बातें एक ही है, किसी भी एक में एलिगेशन लगा दोगे आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। ठीक है, 80 माइनस 65 इज 15, 65 माइनस 40 इज 25, तो रेशियो आ गया हमारा 5:3 का। इनिशियल ऑयल और वाटर का रेशियो आया है 5:3। ध्यान ये देना है, ये इनिशियल रेशियो है, फाइनल रेशियो नहीं है। ठीक है, तो 5:3 हमारा आंसर नहीं होगा, ये इनिशियल रेशियो आएगा। अब यहाँ पे निकालते तो भी वही कहानी होती, 15 आता है, 25 आता है, रेशियो तो हमारा 5:3 आता है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइनली रेशियो क्या होगा ऑयल और वाटर का रिमूवल के बाद में। तो लेट अस सपोज कि 5 लीटर्स इनिशियली ऑयल था और 3 लीटर्स इनिशियली वाटर था। नाउ वी रिमूव्ड 80% ऑयल, 80% यानी कि 4 लीटर ऑयल को हमने रिमूव कर दिया, तो ऑयल बचेगा 1 लीटर। सिमिलरली 40% वाटर रिमूव किया है, 40% कितना? 1.2 लीटर रिमूव कर दोगे वाटर, तो बचेगा 1.8 लीटर वाटर। रेशियो आ जाएगा 1:1.8। ठीक है, डेसिमल हटाओगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 5:9 का रेशियो आ जाएगा। तो आंसर विल बी 5:9। और ये किसका है? ऑयल और वाटर का रेशियो। ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर का भी ध्यान रखना, कभी कभी उल्टा पूछ लेगा कि वाटर और ऑयल का रेशियो क्या होगा। तो आंसर ऑयल और वाटर का रेशियो आ रहा है 5:9 का। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना वैरायटी कवर कर सकें क्वेश्चंस में, ताकि तुम एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए ऐसा तो घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी एलिगेशन इजीली लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेसल्स ए एंड बी ऑफ वॉल्यूम्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के पॉज करके खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करो, टेक योर टाइम, समय लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन के पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको समझ लोगे और सॉल्व कर लोगे तो मजा आ जाएगा। अदरवाइज फिर सॉल्यूशन तो देख ही सकते हो। टू वेसल्स ए और बी हैं जिनका की वॉल्यूम है 16 लीटर्स और 12 लीटर्स रिस्पेक्टिवली, और उनमें सॉल्यूशन है मिल्क और वाटर का, हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो वेसल ए में 16 लीटर्स सॉल्यूशन है, वेसल बी में 12 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, वेसल ए में रेशियो मिल्क और वाटर का कुछ डिफरेंट होगा, कितना है हमें नहीं पता, बट डिफरेंट सॉल्यूशन है, डिफरेंट कंसंट्रेशन है। और वेसल बी में जो है कंसंट्रेशन वो डिफरेंट होगा मिल्क और वाटर का। ठीक है, 2x लीटर्स हमने रिमूव किया है वेसल ए से, और x लीटर्स रिमूव किया है हमने सॉल्यूशन वेसल बी से, और इनको पोर किया है अदर वेसल में। यानी कि जब हम सॉल्यूशन वेसल ए से रिमूव करेंगे उसको पोर करेंगे किसमें? वेसल बी में पोर करेंगे, और जो वेसल बी से रिमूव करेंगे उसको वेसल ए में पोर करेंगे। यानी कि बेसिकली यहां से हमने 2x लीटर सॉल्यूशन को रिमूव किया है, और इसको हम ऐड कर देंगे वेसल बी में, ये वाला। ठीक है, और सिमिलरली बी से हमने x लीटर्स रिमूव किया है, और इसको हम ऐड कर देंगे
वेसल ए में, वेसल ए में ऐड कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब भी जैसे ही हमने ऐसा किया, सच दैट, इस तरह से किया, देयर कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल, कंसंट्रेशन इक्वल हो गया, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमने दोनों से डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए, डिफरेंट वॉल्यूम सॉल्यूशंस लिए और उनको मिक्स कर दिया और हमारा कंसंट्रेशन इक्वल हो गया? कब इक्वल होगा? देखो, हमने ए से एक सॉल्यूशन लिया जिसमें मिल्क और वाटर का कोई रेशियो रहा होगा, ठीक है, और बी से हमने लिया, उसका कोई रेशियो रहा होगा। जब हमने दोनों को मिक्स किया तो हमारा कंसंट्रेशन की वैल्यू अल्टीमेटली इक्वल आ रही है दोनों ही केसेस में, चाहे वो केस नंबर 1 हो तब आ रही है, केस नंबर 2 हो तो आ रही है। ये कब आएगी? जबकि हमारा जो रेशियो है वो इक्वल हो। जो हमने कंटेनर ए से सॉल्यूशन लिया और जो कंटेनर बी से सॉल्यूशन लिया, जो दोनों का मिक्सचर है, रेशियो इक्वल होना चाहिए। वॉल्यूम कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट जो अल्टीमेटली रेशियो है दोनों मिक्सचर का वो इक्वल आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्या ये बात समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं। जो रेशियो है हमारा वो इक्वल आना चाहिए, यानी ए टू बी जो सिंप्लीफाइड रेशियो होगा वो इक्वल होगा, और अगर इक्वल आएगा तभी हमारा ये जो केस है ये बन पाएगा, ठीक है, तभी हमारा ये जो केस है ये बन पाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि बेटर समझ में आए। ठीक है, एग्जांपल लेके इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से कि हमारा वेसल ए में सिर्फ और सिर्फ मिल्क है, ठीक है, 20 लीटर मिल्क है, और वेसल बी में सिर्फ और सिर्फ वाटर है, 20 लीटर वाटर है, ओके, ठीक है, 40 लीटर वाटर है लेट अस से। अब इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमने ये किया कि वेसल ए में से 5 लीटर वाटर को हमने रिमूव कर, 5 लीटर मिल्क को रिमूव कर दिया, ठीक है, 5 लीटर मिल्क को हमने रिमूव कर दिया। तो वेसल ए में मिल्क कितना बचा है? 15 लीटर मिल्क बचा है, और ये 5 लीटर मिल्क हमने पोर कर दिया वेसल बी में, तो वेसल बी में अब 5 लीटर मिल्क आ गया। अब हमको क्या करना है, वेसल बी से कुछ वाटर भी हम रिमूव करेंगे और उसको वेसल ए में पोर करेंगे, ओके, ठीक है। लेट अस से हमने 30 लीटर वाटर को रिमूव कर दिया वेसल ए से, तो 30 लीटर वाटर कहां जाएगा? ये जाएगा हमारा पूरा का पूरा वेसल ए में, 30 लीटर वाटर ऐड कर दिया हमने यहाँ पे, और वेसल बी में हमारा कितना रिमेनिंग बचा? 10 लीटर्स मिल्क, 10 लीटर्स वाटर रिमेनिंग बचा। क्या कॉम्पोजिशन समझ पा रहे हो वेसल ए का, वेसल बी का? ठीक है, वेसल ए में 15 लीटर्स मिल्क है, 30 लीटर वाटर है, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ रहा है 1:2 का रेशियो, जबकि इनिशियली सिर्फ और सिर्फ मिल्क था। और वेसल बी में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ रहा है? दैट इज ऑल्सो 1:2। तो अगर दोनों में मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा सेम आ गया तो कंसंट्रेशन सेम हो गया, इजंट इट सो? जबकि इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था वेसल ए में सिर्फ मिल्क था और वेसल बी में सिर्फ वाटर था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने बेसिकली, तुम यहाँ पे ध्यान दो तो प्रपोर्शन है, रेशियो सेम हुआ है, ठीक है, रेशियो सेम हुआ है। बेसिकली वेसल ए का कंटेंट और वेसल बी का जो कंटेंट है, इनिशियली मिल्क था और वाटर था, बट इनके कंटेंट का रेशियो अगर सेम है, भाई वेसल ए का हमने 15 लीटर सॉल्यूशन लिया, वेसल बी का 30 लीटर सॉल्यूशन लिया, इनका जो रेशियो है वो सेम है, वही तो मिल्क और वाटर का रेशियो है, इजंट इट सो? 15:30। यहाँ पे जो वेसल ए और वेसल बी का मिक्सचर है उसका रेशियो क्या है? वेसल ए से मिल्क आया है, मिल्क कितना है? 5 लीटर, और वेसल बी से है वाटर 10 लीटर, तो रेशियो अभी भी 1:2 है। 5:10 का रेशियो या 15:30 का रेशियो तो 1:2 का ही है। यानी बेसिकली अगर हमारा वेसल ए और वेसल बी का रेशियो सेम होगा कंटेंट्स का, तो उस केस में हमारा कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा। क्वांटिटीज कितनी भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें रेशियो पे फोकस करना है। क्या ये बात एग्जाम्पल से समझ पा रहे हो? ठीक है, यही सेम चीज हमें इस क्वेश्चन में देखना है, यही सेम चीज हमें इस क्वेश्चन में देखना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि वेसल ए में इनिशियली था 16 लीटर्स कंटेंट, ठीक है, और वेसल बी में था 12 लीटर्स। अब हमने वेसल ए में से 2x रिमूव किया है और ये 2x ऐड कर देंगे, वेसल ए से रिमूव किया हुआ बी में ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये वेसल ए का 2x आ जाएगा बी में। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। तो वेसल ए में रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग बचेगा 16 माइनस 2x, जो कि ए का है, और सिमिलरली बी से हम x लीटर्स रिमूव कर देंगे और ये x लीटर्स ऐड कर देंगे हम बी का कंटेंट ए में, तो ये हमारा रेशियो आ गया ए और बी का। वेसल ए का 16 माइनस 2x लीटर्स कंसंट्रेशन है, 16 माइनस 2x लीटर्स वॉल्यूम है, और वेसल बी का x लीटर्स वॉल्यूम है, जिनको कि हम वेसल ए में मिक्स कर रहे हैं। सिमिलरली वेसल बी में हमारा कितना बचेगा? बी का कंटेंट बचेगा 12 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स तो हमने रिमूव कर दिया है, और ए का कंटेंट हमने ऐड किया है 2x। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, अब इसके बाद में हमें सिर्फ इतना करना है, ए और बी का जो कंटेंट का रेशियो है वो सेम होना चाहिए और रिस्पेक्टिवली सेम होना चाहिए, यानी कि ए अपॉन बी
का जो कंटेंट का रेशियो सेम कर दोगे। सो 16 माइनस 2x बाई एक्स है पहले वाले केस में, यानी कि वेसल ए में, और वेसल बी वाले केस में, सेकंड केस में क्या है, दिस इज 2x अपॉन 12 माइनस एक्स। तो दीज टू रेशियो शुड बी इक्वल। बस इनको इक्वेट कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सो हमारा वैल्यू आ जाएगा 16 माइनस 2x इंटू 12 माइनस एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू 2x, दैट इज 2x स्क्वायर। 16 इंटू 12 आ जाएगा, इसको वैसा का वैसा ही लिखा रहने देते हैं पहले के लिए। ठीक है, और माइनस 16x माइनस 24x और प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। और जहाँ पे की वैल्यू आ रहा है हमारा 40x इज इक्वल टू 16 इंटू 12। ठीक है, सो 8 से काटेंगे, यहाँ 2 बचा, यहाँ बचा 5। तो x विल बी इक्वल टू 24/5 एंड हेंस x इक्वल टू आ गया 4.8 लीटर्स। तो आंसर आ गया हमारा 4.8 लीटर्स। वैल्यू ऑफ एक्स इज 4.8 लीटर्स। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें अदरवाइज अटके रह जाओगे, फंसे रह जाओगे, बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Sumit lent part of rupees 24,000 at 10% per annum simple interest and the rest at 6% per annum simple interest. तो कुछ पार्ट हम उसने लेंट किया है, कुछ पार्ट लोन पे दिया है 10% पे, और कुछ पार्ट लोन भी दिया है 6% पे। सिंपल इंटरेस्ट है दोनों का दोनों। इफ द टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ इन 4 years was rupees 7,200 then find the amount lent at 10% per annum simple interest। अभी हमने इंटरेस्ट वाला टॉपिक पढ़ा नहीं है डिटेल में, पर उसकी जरूरत नहीं है, हमें पता है कि एक साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है एक पार्ट पे, 6% मिल रहा है दूसरे पार्ट पे, और ओवरऑल टोटल 4 years का इंटरेस्ट हो जा रहा है 7,200। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, यानी कि उस पर हर साल मिलने वाला इंटरेस्ट सेम होता है। अगर 4 years में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 7,200, तो पर ईयर इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, एनुअल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, एनुअल इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाएगा 7,200 डिवाइडेड बाई 4, तो दैट विल बी 1,800 रुपीज पर ईयर। तो परसेंटेज टर्म्स में ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 10% इंटरेस्ट है पहला वाला, दूसरा है 6%, और ये परसेंटेज टर्म्स में वैल्यू क्या होगा, दिस विल बी 1,800 बाई 24,000 टोटल पे इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से ऊपर वाला जीरो गया, 180/24, और ये 6 से काटा ऊपर आएगा 30/4, 7.5%। तो ऑन एन एवरेज 7.5% हमारा एनुअल इंटरेस्ट बन रहा है, जबकि एक पार्ट हमने 10% इंटरेस्ट पे दिया और दूसरा पार्ट दिया है 6% इंटरेस्ट पे। एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, तो 10% माइनस 7.5% दैट विल बी 2.5%, और 7.5 माइनस 6 दैट इज 1.5। डेसिमल हटा दिया, रेशियो आ गया हमारा 3:5 का। तो अगर टोटल हमारा अमाउंट 8 यूनिट्स था, तो उसमें से 3 यूनिट्स हमें दिया है 10% इंटरेस्ट पे, और 5 यूनिट्स दिया है हमने 6% इंटरेस्ट पे, और 8 यूनिट्स बराबर है 24,000 रुपीज़ के। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3,000 रुपीज़। और क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा है, 10% इंटरेस्ट पे कितना अमाउंट दिया है, तो 3 यूनिट्स दिया है, 3 इंटू 3,000, तो 9,000 विल बी द आंसर। 9,000 rupees was the amount that was lent at 10% simple interest. Is that clear? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Next question. A 30% ethanol solution is mixed with another ethanol solution, say S of the unknown concentration in the proportion 1:3 by volume. And this is also a CAT replica question. CAT का में similar question आया था 1 year, उसी पे based ये question है। ठीक है, a 30% ethanol solution is mixed with another ethanol solution, say S of unknown concentration in the proportion 1:3 by volume. This mixture is then mixed with an equal volume of 48% ethanol solution. If the resultant mixture is a 60% ethanol solution, तो unknown concentration S की वैल्यू क्या होगा? पॉज करो वीडियो को, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले हमने क्या किया, 30% एथेनॉल सॉल्यूशन था, इसको हमने मिक्स किया है एक और एथेनॉल सॉल्यूशन में, लेकिन से उसमें हाँ उसमें S% है सॉल्यूशन। ठीक है, S% एथेनॉल सॉल्यूशन, इन दोनों को मिक्स किया, किस रेशियो में मिक्स किया, 1:3 में मिक्स किया है। तो इससे हमारा एक सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो नया सॉल्यूशन हमारा बना है, इसके साथ हमने क्या किया, दिस मिक्सचर इज देन मिक्स्ड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ 48% एथेनॉल सॉल्यूशन, यानी कि ये मिक्सचर लिया हमने और एक 48% एथेनॉल सॉल्यूशन लिया, इन दोनों को इक्वली मिक्स किया हमने, दोनों को हमने इक्वली मिक्स किया, और जब दोनों को इक्वली मिक्स किया तो हमारा क्या बना है, रिजल्टेंट मिक्सचर इज 60% एथेनॉल सॉल्यूशन।
रिजल्टेंट मिक्सचर है 60% एथेनॉल सॉल्यूशन का और दोनों को हमने इक्वली मिक्स किया है, 1:1 में मिक्स किया है। तो यहाँ पे रेशियो ही पता है, तो इसको हम रिवर्स में जाके करेंगे सॉल्व, क्योंकि हमें इस वैल्यू के बारे में पता है, इस वैल्यू के बारे में पता है, ये वैल्यू पता नहीं है, बट ये वैल्यू निकल आएगी हमारी एलिगेशन लगा के, क्योंकि 1:1 में मिक्स किया है, हमें रेशियो ही पता है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 60 और 48 में डिफरेंस कितना है? 48 में 12% ऐड किया तो हमने 60% आया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12%। अगर 1 यूनिट आ गया 12%, तो ये भी तो 1 यूनिट है, 12% है, यानी कि 60% प्लस 12% करोगे तो 72% हमारा पहला वाला मिक्सचर का जो मिक्सचर हमारा ओवरऑल बना था उसमें कंसंट्रेशन एथेनॉल का मिल गया हमें कितना? 72%। अब यहाँ भी एलिगेशन लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ भी रेशियो पता है और सारी वैल्यूज पता है एक्सेप्ट एस, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, एलिगेशन लगा देते हैं। 30 है, एस है, ओवरऑल 72% है और रेशियो है 1:3 का। और 30 में 42% ऐड किया तब जाके 72 हुआ, तो 3 यूनिट्स हमारा आ गया 42 के बराबर, यानी कि 1 यूनिट आ गया इक्वल टू 14 के बराबर। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 14 और 30 से एवरेज हमारा 30 और एस के बीच में होगा, 30 छोटा होगा एस से, तो डेफिनेटली 72 में वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, 14% हम ऐड करेंगे तो एस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 72 प्लस 14 86%। तो हमारा आंसर आ जाएगा 86% शुड बी द अननोन कंसंट्रेशन। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 86% विल बी द अननोन कंसंट्रेशन। और हमने रिवर्स में इसलिए किया ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। चाहते तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते थे, बट उससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता, क्योंकि हमें एवरेज वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, वहाँ के लिए एक और अननोन मानते, उस अननोन के हिसाब से सॉल्व करते, तो चीज़ें हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती, और उतना मुश्किल करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब हम आसान तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब भी किसी ऐसे क्वेश्चन में हमें कहीं पे वैल्यू अननोन गिवन हो और डायरेक्टली हम वैल्यू निकाल ना पाए, क्योंकि हमें यहाँ पे दो अननोन है। अगर हम इनिशियल से स्टार्ट करते तो पहली चीज़ तो एस की वैल्यू हमें नहीं पता, फिर ओवरऑल कंसंट्रेशन जो हमारा बन रहा है उसका भी कंसंट्रेशन का वैल्यू नहीं पता, यानी कि वहाँ पे हमें एक्स मानना पड़ता है, वाई मानना पड़ता है, कोई एक वैल्यू मानते, और एक्स से तो बहुत समस्या है, ठीक है नहीं, एक्स तो जिंदगी में समस्या ही समस्या है। दैट इज वाई हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, और रिवर्स करने पे क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाएगा और सिर्फ एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ पार्टी ओनली कपल्स आर इनवाइटेड। कपल्स यानी कि मेल्स और फीमेल्स इन अ कपल। ठीक है, कपल्स यानी कि एक मेल और एक फीमेल इन एवरी कपल। इस बात का मतलब यह हुआ, इस लाइन का मतलब यह हुआ, एट पार्टी ओनली कपल्स आर इनवाइटेड, यानी कि मेल और फीमेल इक्वल होंगे, बिकॉज जितने मेल आए उतने ही फीमेल आए हैं, मेल और फीमेल का रेशियो 1:1 होगा। दिस इज व्हाट दिस फर्स्ट लाइन मीन्स, क्योंकि अगर इस फर्स्ट लाइन का इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए तो ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। इस पहली लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है 1:1, मेल और फीमेल का रेशियो 1:1 है। If 44 and 4/9% of the invited people are vegetarian and 60% of males are non-vegetarian, then find the ratio of vegetarian males and non-vegetarian females. पॉज करो वीडियो को, अगेन सॉल्व करने की कोशिश करो। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि कपल्स इनवाइट किए, मेल और फीमेल का रेशियो 1:1 का है। इनवाइटेड पीपल में से 44 एंड 4/9% वेजिटेरियन है और 60% मेल्स नॉन वेजिटेरियन। हमें निकालना है वेजिटेरियन मेल्स और नॉन वेजिटेरियन फीमेल्स का रेशियो क्या होगा। टोटल मेल और फीमेल का रेशियो 1:1 है। टोटल पर्सन में से 44 एंड 4/9% कितने हैं? दे आर वेजिटेरियंस। टोटल मेल्स में से 60% नॉन वेजिटेरियंस है, यानी कि मेल्स में 60% है नॉन वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन कितने होंगे? बचे हुए 40%, यानी कि मेल्स में वेजिटेरियंस का हमें परसेंटेज पता है, प्रपोर्शन पता है, और ओवरऑल में वेजिटेरियन का प्रपोर्शन भी हमको पता है, और मेल और फीमेल का रेशियो भी पता है। तो क्या ऐसे फीमेल और वेजिटेरियन का हम कंटेंट या परसेंटेज या प्रपोर्शन नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे, तो वही काम करते हैं। ठीक है, तो मेल वेजिटेरियन कितने हैं? दे आर 40%। फीमेल वेजिटेरियन कितने हैं ये नहीं पता, बट हमको ओवरऑल पता है कि ओवरऑल 44 एंड 4/9% आर टोटल वेजिटेरियंस, और मेल और फीमेल का रेशियो क्या है? 1:1 का रेशियो है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 40% में ऐड किया हमने 4 एंड 4/9%, दिस इज 1 यूनिट का वैल्यू। तो अगेन दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट, तो 44 एंड 4/9% में भी हम 4 एंड 4/9% ऐड कर देंगे, तो 44 प्लस 4 आ जाएगा 48। दिस विल बी 48 एंड 8/9%, यानी कि फीमेल वेजिटेरियंस विल बी 48 एंड 8/9%। क्या ये बात क्लियर है? ओके, और ये फीमेल वेजिटेरियंस है, बट हमसे क्वेश्चन में रेशियो में पूछा है नॉन वेजिटेरियन फीमेल्स और वेजिटेरियन मेल्स। तो मेल्स विच आर वेजिटेरियंस का रेशियो पूछा है, फीमेल्स विच आर नॉन वेजिटेरियंस। तो मेल्स वेजिटेरियन कितने हैं? 40% है, यानी कि क्योंकि मेल और फीमेल का रेशियो इक्वल है, तो अगर हम मान लें मेल 100 है फीमेल 100 है, और अजम्पशन से तो मेल वेजिटेरियन कितने आ जाएंगे? 40 आ जाएंगे। अगर हम मान लें कि मेल इज इक्वल टू फीमेल इज इक्वल टू 100, क्योंकि दोनों इक्वल तो है ही है, तो मेल कितने आ जाएंगे? मेल वेजिटेरियन विल बी 40, और फीमेल नॉन वेजिटेरियन कितना होगा? फीमेल वेजिटेरियन है 48 एंड 8/9, तो नॉन वेजिटेरियन 100 में से सब्ट्रैक्ट करके आएगा, 100 माइनस 48 एंड 8/9 करोगे, सो दिस वैल्यू विल बी 51 एंड 1/9। फ्रैक्शन में तो नहीं होगा, बट रेशियो निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा रेशियो आ जाएगा 40:51 एंड 1/9।
अब यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को, तो 9 इंटू 40 आ जाएगा 360, और 51 इंटू 9 459 प्लस 1 460 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 18:23 हमारा रेशियो आ जाएगा। तो आंसर विल बी 18:23, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आंसर होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, बढ़िया सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, और आई बिलीव कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे लोग फंसे हो गए इस क्वेश्चन में, अटके हो गए। स्पेशली पहली लाइन ही एक तो पहले फंसाने वाली थी, पहली लाइन को इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे तो आगे क्वेश्चन तो सॉल्व भी नहीं होगा। उसके बाद भी अगर पहले इंटरप्रेट कर भी लेते हो तब भी थोड़ा टाइम टेकिंग, थोड़ा समझने वाला सवाल है। ऐसे क्वेश्चन को जब लगातार तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, समझते रहोगे, इसीलिए हम वैरायटी इतना सारा कर रहे हैं, सो दैट तुम्हारा जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो तो स्ट्रांग हो ही हो, साथ में क्वेश्चन के साथ भी तुम्हारा जो फैमिलियरिटी है वो बढ़ता रहे, कि जितना फैमिलियर होगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। अभी क्या है, बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो बहुत सारे सवालों में कि कैसे करेंगे इस सवाल को, ये क्या आ गया, लेकिन पसीने छूट जाते होंगे, बट धीरे धीरे कंफर्टेबल होगे, धीरे धीरे चीज़ें आसान होती जाएंगी। तो बस अपने ऊपर भरोसा रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, ठीक है, इस कंटेंट पे भरोसा रखो और चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहो, लगे रहो, बस लगे रहोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। समय लगता है हर चीज़ को, हर अच्छी चीज़ को होने में टाइम लगता है, तो वो टाइम देना पड़ेगा, इतना समय देना पड़ेगा। तो ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए एलिगेशन पे बेस्ड, जो हमें अभी हमने प्रैक्टिस किए। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम बाद में ही प्रैक्टिस करेंगे, कैट के प्रीवियस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे, और अब हम स्टार्ट करेंगे अगले सेशन से मिक्सचर के क्वेश्चंस, मिक्सचर और अलॉय वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं सेशन में, और आई बिलीव सेशन पसंद आएगा। सेशन में सारी बातें समझ में आई है तो क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं तो डेफिनेटली सेशन को लाइक जरूर करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी डाउट रहा है या कोई फीडबैक है तुम्हारा, कोई अप्रिसिएशन है, तो कमेंट में अगर जरूर मेंशन करना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT फॉर एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस। That is all for this session. Bye bye. Take care. Keep learning.